लग रहा है, ऐसे भी बहुत दिनों के बाद तुम लोगों के क्लास में मुझे पढ़ाने के लिए दिया गया है। तो स्विच ऑन योर कैमराज, एंड कैमरा जब ऑन करोगे तो दिखने भी चाहिए। जिन्होंने भी ऑन किया वो सब ब्लैक ब्लैक दिख रहा है मुझे। हाँ, एक विकास कुमार ने अच्छे बच्चे की तरह ऑन करके वो सामने बैठा हुआ है। सब लोग ऑन कर लो। मैं ये बता रही थी कि केसेस जो होते हैं वो नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ से ही डिराइव्ड होते हैं। या तो आपका किसी कंपनी का प्रैक्टिकल इंसिडेंट होता है, या फिर कंपनी किसी और जगह पे देखती है कि ये सिनेरियो है और उसको उन्होंने कैसे टैकल किया, और उन्होंने जिस तरह से उसको टैकल किया, क्या वो उसका जो रिजल्ट था वो पॉजिटिव आया। अगर निगेटिव आया तो दे थिंक अगर हमारे यहाँ ऐसा होता तो हम क्या करते। एंड वो एक एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशन हो जाता है। केस स्टडी में आपको एक केस अभी बता रही हूँ जो एचआर से रिलेटेड केस है, और काफी ज्यादा तुम कह सकते हो कि अपने आप में एचआर के चैप्टर में खासकर हम आपको पढ़ाएंगे बीबीए 6 में। अगर मैम आपका वॉइस कट रहा है। ओके, ठीक है, अभी ठीक है, बता देना। ये कभी कभी लैन का वायर हिल जाता है तो ऐसे होता है। तो आपको आगे अगर हम लॉ एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन मुझे पढ़ाने का मौका मिला तो आई विल टेल यू कि क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन मैं आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन का एक केस बताती हूँ जो अपने आप में काफी भयानक केस है। अब भयानक मैं क्यों बोल रही हूँ, आपको जब केस में सुनाऊंगी तो पता चलेगा। आज बस मैं आपको ये केस एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपका काम होगा कि इस केस को फाइंड आउट करके आपको ये गूगल पे बहुत इजीली ये केस मिल जाएगा, क्योंकि ये मैं आपको डेट वगैरह के साथ बताती हूँ। आप इसको एक बार पढ़ेंगे खुद से। मैं आपको इसका पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, बुलेट पॉइंट्स, वो आपको अभी आपके सामने रखूंगी। आप उसको एक बार खुद से पढ़ेंगे एंड देन यू कम अप विद द सॉल्यूशंस कि कैसे। अभी मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगी उस केस के ऊपर, ठीक है। आई जस्ट टेल यू द केस एज अ स्टोरी एंड यू लिसन। स्टोरी सुनने में तो मजा आता है, तो आप सुनिए उसको एक स्टोरी की तरह, और उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते थे, उस सिचुएशन को कैसे टाला जा सकता था, इसके बारे में सोचिएगा और कुछ पॉइंट्स को लिख के लाइएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो स्टोरी बताती हूँ। स्टोरी यानी कि क्या, एक काम करते हैं, फॉर अ रेफरेंस मैं गूगल करके वो केस आपके सामने रख ही देती हूँ, सो दैट आपको आसानी से मिल जाए क्लास के बाद। तो आप ढूंढ लीजिएगा और वो पढ़ के उसका सॉल्यूशन ढूंढ के लाना। और मुझे लगता है कि तुम लोग जरूर करोगे ये काम। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, सी चलो, मैंने एक केस उसका अभी निकाला है, मैं शेयर करती हूँ। जस्ट फॉर अ रेफरेंस आपको खुद निकाल के वो पढ़ना होगा। मैं उसको उसके बारे में आपको अभी सब बता देती हूँ बस कि क्या था। आपको भी पढ़ने की जरूरत नहीं, बस फिगर एंड पॉइंट्स के लिए आप इसको रेफर कर सकते हैं अभी। नाउ लिसन, जैसे केस स्टडी मैंने बोला, दिस केस स्टडी इज रिलेटेड विद मारुति सुजुकी। सबने सुना है मारुति? अरे कैमरा ऑन करो यार। नमन, अमन, सौरभ, राज, क्या है? All are hiding their faces. What happened? Hello. गुड मॉर्निंग, जल्दी बोलो, मैं क्लास में हूँ अभी। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर दो, मैं देखती हूँ, ठीक है। या फिर आप जितेंद्र सर से पूछिए, ठीक है, खुर्शीद सर से पूछिए, ठीक है, ही विल हेल्प यू आउट। ओके बाय, ठीक है। सब लोग कैमरा ऑन करो। सब लोग अच्छे लग रहे हो, बाल नहीं भी ठीक करोगे तो चलेगा, लेकिन कैमरा ऑन रखना चाहिए। अमन, नमन, कोमल, सोनम, रश्मि, मानसी। चलो, वेल नाउ आई डोंट वेस्ट माय टाइम, आई विल कम टू द केस। 2012 का ये केस है, ठीक है।
मारुति सुजुकी, तुम्हें मालूम है मारुति सुजुकी इंडियन कंपनी है या फॉरेन 100% स्टेक है, क्या है ये? कौन बताएगा मुझे? मैम सुजुकी जापानी कंपनी है, मारुति बिल्कुल इंडियन है। इंडियन कंपनी, इसका मतलब ज्वाइंट वेंचर है, राइट? है ना? यस मैम। यस ओके, मैम। यानी कि इंडियन एंड फॉरेन दोनों स्टेक है इसमें, दोनों कंपनीज का इसमें स्टेक है और दोनों साथ मिलके काम कराए। ये केस है लेबर अनरेस्ट से रिलेटेड। लेबर अनरेस्ट का मतलब क्या हुआ? जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट ओके विद द एचआर पॉलिसीज, तो उनके अंदर क्या हुआ? अनरेस्ट मतलब होता है बेचैनी, है ना? हम हिंदी में बोल सकते हैं। तो उनके अंदर एक अजीब सा बेचैनी हो गया एंड व्हाट दे डिड, ये केस 2012 में हुआ था, यानी ये कांड जो मैं बता रही हूँ, ये कांड 2012 में हुआ, लेकिन इसका जो सीड्स था, ठीक है ना, वो बहुत पहले 2008-9 में ही डाल दिया गया था। क्योंकि एचआर पॉलिसीज जो थे, वो एचआर पॉलिसीज बहुत ही अजीब ही था। अब मैं बताती हूँ क्या अजीब है, ठीक है ना? 2012 में ये सारा केस हुआ था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इट स्टार्टेड फ्रॉम 8-9 इटसेल्फ। प्रॉब्लम ये था कि मारुति सुजुकी में आप बहुत सारे लोगों को उन्होंने काम पे रखा था, लेबर्स को काम पे रखा था, लेकिन हुआ क्या था कि बहुत सारे, नॉर्मली गवर्नमेंट ने अलाउ किया था 30-70 का रेशियो, यानी 30% जो है वो आप क्या रख सकते हैं, वो आप टेम्पररी या फिर जो जिसको हम बोलते हैं ना कि वेजेज बेस्ड, ठीक है ना, दिहाड़ी, है ना, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट या टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट आप 30% रख सकते हैं एंड 70% होना चाहिए था परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। ये जो सिचुएशन था ठीक उसके रिवर्स था, ठीक है? एक सेकेंड, हेलो हेलो, रेशियो वो था 30 और 70 का। क्या था 30-70 का? 70% क्या होने चाहिए? परमानेंट परमानेंट। एम्प्लॉयमेंट। एंड 30% क्या होना चाहिए? कैजुअल लेबर आप रख सकते हैं, ठीक है ना? कैजुअल लेबर का मतलब तुम समझो कि किसी महीने किसी वीक आपका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आपको बहुत ज्यादा काम है, तो आप दिहाड़ी बेसिस पे भी एम्प्लॉय को बाहर से रख सकते हैं, लेबर्स को जो काम कर देंगे, आप उनका पेमेंट कर देंगे, आपको उनको कोई बेनिफिट्स देने की जरूरत नहीं है। अब कैजुअल एंड परमानेंट लेबर में भी ये डिफरेंस है, बेनिफिट्स में डिफरेंस है। बेनिफिट्स जब बोल रहे हैं तो क्या बेनिफिट्स होते होंगे? रिमेंबर मैंने आपको पेरोल बहुत शॉर्ट में बताया था, पेरोल मैनेजमेंट याद है किसी को? मैंने आपको बताए थे कि लीव का बेनिफिट होता है, ग्रेचुइटी का बेनिफिट होता है, पीएफ प्रोविडेंट फंड का होता है, पीएफ का होता है, कई जगह पे नहीं भी है पेंशन फंड सब, ठीक है ना? लेकिन और भी बहुत सारे फंड्स होते हैं, आपको बोनस मिलता है, कई चीजें हैं जो परमानेंट लेबर्स को या एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं जो कैजुअल एम्प्लॉयमेंट में इंप्लीमेंट नहीं होता है। इवन मेडिक्लेम्स या ईएसआईसी जो जो लेबर क्लास के हैं, जो 20 या 30,000 से, अभी रेशियो क्या है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, 25 है या 30 है, इससे कम जो कमाते हैं उनके लिए ईएसआईसी का गवर्नमेंट में प्रोविजन है। तो ये ईएसआई कार्ड बना के, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कार्ड, जिसमें आप इलाज करा सकते हैं, गवर्नमेंट के डिस्पेंसरीज में, हॉस्पिटल्स में जाकर के आपका इलाज होता है, ये सारे बेनिफिट्स परमानेंट एम्प्लॉयज को मिलता है। अच्छा, अब हम आते हैं इस केस पे। हो क्या गया था उस समय इस ऑर्गेनाइजेशन में कि इसके ठीक अपोजिट हो गया था। 30% जो एम्प्लॉय थे वो परमानेंट लेबर थे और 70% एम्प्लॉयज आर कैजुअल लेबर्स। और वो कैजुअल लेबर्स भी पिछले 5-7 सालों से काम करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं था उनके साथ कि वो उन्होंने एक हफ्ते के लिए काम किया फिर छोड़कर चले गए, वो लगातार उस कंपनी के लिए पिछले 5-6 सालों से काम कर रहे थे। डिमांड्स ये था लेबर्स का कि अब हम सिंस बहुत लंबे समय से इस कंपनी से जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं, तो हमें परमानेंट लेबर के रूप में रख लिया जाए। क्यों परमानेंट लेबर के रूप में रख लिया जाए? ताकि हमको ये बेनिफिट्स मिले। समझ में आया? हमारा सैलरी था वो भी कैजुअल एम्प्लॉयज का कम था और परमानेंट एम्प्लॉय का ज्यादा था, और ये अंतर भी 15,000 to 20,000 के आसपास का डिफरेंस, मैं बोल रही हूँ डिफरेंस था, राइट? तो इस डिफरेंस को खत्म करिए और हमें अदर बेनिफिट्स में इंक्लूड किया जाए। बहुत दिनों से इस चीज को वहां का जो एचआर था वो बहुत लाइटली ले रहा था और नहीं ले रहा था। देन पहले इन्होंने स्ट्राइक्स किया, तो
ये निकल के आया कि जो इसके लीडर हैं, जो स्ट्राइक के मेन अगुआ हैं, उनसे बात की जाए। तो व्हाट दे डिड, जो वहां के एचआर एग्जीक्यूटिव्स थे, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स एचआर थे, चीफ एचआर था, वो सब ने क्या किया, मीटिंग किया लेबर्स के साथ। और कुछ लोगों को, जो लोग लीडर थे, यानी जो लोग एम्प्लॉयज के, लेबर्स के लीडर थे, उनको क्या किया, उनको प्राइवेटली उनके साथ मीटिंग करके उनको इस चीज के लिए मना लिया कि आप हमारे साथ गोल्डन हैंडशेक कर लीजिए। अब गोल्डन हैंडशेक का क्या मतलब होता है, किसी को याद है? मैंने बताया तो है तुम लोगों को। एनीबडी, गोल्डन हैंडशेक मतलब नहीं याद है तो बोल दो नहीं, मैं बताती हूँ फिर से। हाँ, फिर से बता दीजिए मैम। ओके ठीक है, ये बता दो। और कैमरा ऑन कर लीजिए आप अंकित। तो गोल्डन हैंडशेक का मतलब था वॉलेंट्री रिटायरमेंट। वॉलेंट्री रिटायरमेंट का मतलब हम आपको निकालेंगे नहीं, पर हमारी हालत ऐसी कि हम आपको रख भी नहीं सकते। तो वॉलेंट्री का मतलब होता है क्या, इच्छा से रिटायरमेंट, यानी कि इसमें कंपनी परस्यू करती है अपने एम्प्लॉय को कि अगर आप वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लेंगे तो हम आपको फलाना 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 बेनिफिट्स है वो सब देंगे, ठीक है, और आप अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले लीजिए। बहुत लोग आपने सुना होगा कि फलाने ने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया। बहुत सारे इशूज होते हैं, फैमिली बैकग्राउंड का होता है, हेल्थ इशूज होता है, कुछ भी होता है, तो लोग कई कई बार इसको ऑप्ट करते हैं। फायदा ये होता है कि आपको सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जो आपका ग्रेचुटी या लीव या जो भी आपका इनकैशमेंट बनता है फुल एंड फाइनल में, वो भी आपको दिया जाता है। इनको बोला गया कि आप हमसे क्या करिए, गोल्डन हैंडशेक कर लीजिए, यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए आप लोग। आपका जो भी फुल एंड फाइनल बनता उसमें हम 10% या 15% ज्यादा हाइक करके हम आपका फुल एंड फाइनल कर देंगे, हम आपको बेनिफिट्स देंगे। मान लो हम आपका फुल एंड फाइनल अमाउंट 10 लाख बनता है तो हम आपको 15 लाख दे देंगे, 17 लाख दे देंगे, आप बस हमें छोड़ दीजिए, ठीक है, शांति से आप हमारी कंपनी से बाहर चले जाइए। उन लोगों ने मान लिया, उन लोगों ने ऐसा ही किया, ठीक है ना। अब किसी को भी मिल रहा है, जो भी जितने तुम पूरी जिंदगी काम करोगे वो काम करने का पूरा जोर करके जो जो भी तुम्हारा फुल एंड फाइनल अमाउंट बनता है वो सब देख करके आपको पहले पे किया कर दिया जाए तो क्या ही दिक्कत है। लोग बोलेंगे कि ठीक है भाई दे दो पैसा, हम मान लेते हैं इस बात को। उन लोगों ने मान लिया। इसमें एक बहुत बड़ा लीडर था जिसका नाम मैं ले रही हूँ, सोनू गुज्जर, ठीक है ना। अब गुज्जर में बोल रही हूँ यानी क्या, उस तरफ जिस एरिया की बात हो रही है उधर ज्यादातर जाट और गुज्जर लोग रहते हैं। वो हरियाणा में मानेसर फॉल करता है, गुड़गांव के पास। अभी भी वो कब फैक्ट्री वहीं पे है, प्रोडक्शन यूनिट है मारुति सुजुकी का, ठीक है। तो उस समय सोनू गुज्जर और उसके साथ 12 और लोग जो लीडिंग थे, जो समझ सकते हो कि वो लेबर्स के लीडर्स थे, यूनियन हेड थे, उन लोगों ने गोल्डन हैंडशेक कर लिया बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के। यानी कि दिस इज नॉट ट्रांसपेरेंट, गुपचुप बातचीत नहीं होता है, समझ रहे हो ना। एकदम प्राइवेटली सीक्रेटली उन लोगों ने क्या किया, गोल्डन हैंडशेक कर लिया, ठीक है। वो लोग भी निकल गए। अब जो बाकी बचे लोग वहां पे, जो एम्प्लॉयज बचे वहां पे, उनको बहुत गुस्सा आया। बोले हम इतने दिनों से स्ट्राइक कर रहे हैं, जो भी हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स है उसको दिखा करके हम बोल रहे कि हमारी सैलरी बढ़ाइए, हमको परमानेंट कर दीजिए, लेकिन ऐसा किया नहीं जा रहा है। उल्टा जो हमारा लीडर था उसको भी पता नहीं इन लोगों ने क्या पढ़ाया कि वो भी छोड़कर चले गए हमारा साथ। अब हम क्या करें। देन वो जो भीड़ था, ठीक है ना, वो जो लेबर्स का जो पूरा भीड़ था, वो एकदम से 18 जुलाई 2012 को एकदम से वायलेंट हो गया, ठीक है ना। वायलेंट मतलब एकदम से हिंसक, ठीक है। एंड व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया, पूरे प्रेमिसेस को घेर लिया, ठीक है। अपनी ये बात वो बहुत दिनों से, मैं बोल रहा हूँ ना, 8 9 से मनवाने की कोशिश कर रहे थे। वो टाइम टाइम पे स्ट्राइक्स पे जा रहे थे, मैनेजमेंट को अपने लीडर्स के थ्रू, जो ट्रेड यूनियन के लीडर्स होते हैं उनके थ्रू अपनी बात रख रहे थे, बढ़ाने की बात कर रहे थे। उनकी 3 4 डिमांड्स थी कि हमको परमानेंट कर दीजिए, हमारे सैलरी को परमानेंट के बराबर कर दीजिए, और हमें जो भी बेनिफिट्स बनता है वो दे दीजिए। उनका रीजन ये था कि हम अब कैजुअल लेबर्स के रूप में काम तो कर नहीं रहे, हम पिछले 5 7 साल से काम कर रहे हैं और हम लगातार कैजुअल लेबर की तरह ट्रीट किए जाते हैं, जिससे हमको कोई बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहा है कंपनी का, ठीक है। उन्होंने 5 फोल्ड इंक्रीज मांगा था सैलरी में। ओके, अब क्या हुआ, अप्रैल में उन लोगों ने फिर से बात की थी कि हमारा जो कन्वेंस है वो 10,000 रुपीज कर दीजिए, और जो हमारी सैलरी है
चूंकि अंतर बहुत है परमानेंट और टेम्पररी एम्प्लॉयज में, तो हमारी सैलरी को 5 फोल्ड इंक्रीज हमको दे दीजिए, 5 गुना बढ़ा दीजिए। ठीक है भाई, 5 गुना नहीं, तुम 3 ही गुना बढ़ा दो, तुम 2 ही गुना बढ़ा दो। उनकी बात को एटलीस्ट आप रजिस्टर तो करिए। उन्होंने लॉन्ड्री अलाउंसेस, सिंस फैक्ट्री था तो लॉन्ड्री अलाउंसेस मांगा 3000, कन्वेंस मांगा 10,000। उन्होंने जो भी न्यू कार लॉन्च होगा, मारुति सुजुकी आपको पता है ऑटोमोबाइल की कंपनी है, कोई कार लॉन्च होने पे हमें कुछ कॉर्पोरेट गिफ्ट दिया जाए या हमें कुछ चीपर होम लोन्स दिया जाए, इस सब तरह का डिमांड उन्होंने रखा था। लीव्स के बारे में, क्योंकि मैंने कहा ही आपको कि कैजुअल में और परमानेंट में लीव वगैरह भी होता है, तो अपने लीव्स डिमांड की थी कि हमको 40 डेज ऑफ लीक एंड सिक लीव और 75 डेज का टोटल लीव हमको दिया जाए, उसके बाद कोई छुट्टी होती है तो पैसे काटे जाए, काइंड ऑफ थी। ठीक है, ये सारी चीजें वो मांग रहे थे, लेकिन जो मारुति सुजुकी कंपनी उसके एचआर मैनेजर इसको सीरियसली नहीं ले रहे थे। देन व्हाट हैपेंड ऑन 18 जुलाई 2012, ठीक है, 18 जुलाई 2012 को लोगों ने क्या किया, वो पूरे प्रीमिसेस को घेर लिया। ठीक है, और वर्कर्स अपने फैक्ट्रीज के सुपरवाइजर्स के साथ क्या, उन्होंने सुपरवाइजर्स, इंजीनियर्स, जो भी मैनेजमेंट के लोग थे, सब पर उन लोगों ने, सबको लग गया और घेर दिया उन्होंने। और एक जो उनका सीनियर एचआर एग्जीक्यूटिव था, उन लोगों ने मारपीट सब शुरू कर दी, सारे वायलेंट चीजें कर दी, शुरू कर दी उस प्रीमिसेस के अंदर। और उसमें उन्होंने मारपीट किया, जिसमें एक एचआर को और 2 जापानीज एक्सपर्टाइट्स भी थे, जो जापान के लोग यहाँ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको बुरी तरीके से घायल कर दिया। और एक सीनियर एचआर एग्जीक्यूटिव को उसके ही रूम में, उसके ही केबिन में बाहर से ताला लगा करके उस केबिन को आग लगा दी। ठीक है, हाथ पैर तोड़ के उस केबिन को आग लगा दी और उसके बाद पूरा प्रीमिसेस को घेर लिया। कोई अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है। आपको पता है कि क्या हुआ होगा? वो आदमी जिंदा जला दिया गया। तुम सिंपल ये सोचो, वो सीनियर एचआर एग्जीक्यूटिव। ये मैं केस बोल रही हूँ जो बहुत रेप्यूटेड कंपनी में घटा था 2012 में मानेसर में। ये क्यों घटा था? क्योंकि आपने लेबर के जो डिमांड्स थे उसको टाइम पर नोटिस नहीं किया, बल्कि बहुत ज्यादा अवॉइड किया। एंड साथ ही जो एक ट्रांसपेरेंट तरीका होना चाहिए था लेबर और मैनेजमेंट के बीच के डीलिंग का, उसको आपने नजरअंदाज कर दिया। हुआ क्या आपको मालूम है? कुछ लोग इंज्योर्ड हुए और एक लोग को तो जान से जाने पर ही उनको जिंदा जला दिया गया, जो अपने आप में बहुत अफसोसजनक है और उसको वापस नहीं किया जा सकता था इस डैमेज को। बाकी सारे डैमेज भी मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ था। इस इंसिडेंट के बाद वो कंपनी ठीक 1 महीने तक काम नहीं की थी। ठीक है, यानी ये मैं बोल रही हूँ आपको कि 18 जुलाई को हुआ था और फिर ये कंपनी जो रीस्टार्ट हुई, बीच में केस हुआ, पुलिस आए, बहुत सारे लोगों पे उन्होंने एफआईआर किया, बहुत सारे लोगों को उसमें अरेस्ट किया गया था, 90 लोगों को अरेस्ट किया गया था और भी 62 लोगों को ढूंढा जा रहा था। बहुत सारे लोगों पे एफआईआर किया और बहुत सारे लोगों को फाइनली सजा भी मिला। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी ये एचआर पॉलिसी के लिए और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको ये केस को पढ़ करके फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा नहीं कि तुम लोग बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कलेक्टिव बार्गेनिंग, निगोशिएशन, ज्वाइंट मैनेजमेंट, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं एचआर में, ओबी में, अब तक के सफर में पढ़ा है कि नहीं? जल्दी बताओ, कहीं ना कहीं पढ़ा है आपने। अब जब उन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें नजरअंदाज की गई थी, किस किस चीजों को इग्नोर किया गया कि इतना बड़ा कांड हो गया उस जगह पे। ठीक है, दिस इज जस्ट अ केस ऑफ लेबर अनरेस्ट। अगर आपके एम्प्लॉय हैप्पी नहीं है और अगर आप अपने एम्प्लॉयज के प्रॉब्लम्स को टाइम पे एड्रेस नहीं कर रहे हैं, तो ये भी रिजल्ट हो सकता है। ये एक्सट्रीम है, ऑल द टाइम इट डजंट कम लाइक दैट, लेकिन दिस इज एक्सट्रीम केस जो हो चुका है। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, ऐसा 3-4 और भी एग्जांपल्स है, ऐसे और भी केसेस है जहां पे आपको मिलेगा कि लेबर्स या एम्प्लॉयज जो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, जिनको डिमांड्स को लगातार इग्नोर किया जाता है, तो वो किस तरीके से एरोगेंट हो जाते हैं, रूथलेस हो जाते हैं और किस तरीके से अपना जो गुस्सा है वो उनका निकलता है। अब ये 1 महीने बाद मैं बोल रही हूँ, यानी कि ये 20-21 अगस्त को रीस्टार्ट हुआ था ये कंपनी 2012 में, यानी 1 महीने के लिए बंद रहा। और 1 दिन का जो इनका, अगर ये 1 दिन तक ये फैक्ट्री बंद होती थी तो इनका लाखों में
करीब 50 से 70 लाख का इनका नुकसान होता था। अब तुम सोच लो कि ये 1 महीने के लिए बंद हुआ, कितना इनका नुकसान हुआ एक यूनिट को बंद रखने से। ठीक है, मैं आपको मॉनेटरी टर्म में भी नुकसान बोल रही हूँ। मॉनेटरी टर्म का नुकसान एक नुकसान हुआ, राइट। एक दूसरा नुकसान क्या हुआ, मैं 70,000 के आसपास कर रही हूँ कि नुकसान हुआ इनका। दूसरा नुकसान क्या हुआ, दूसरा नुकसान की रेपुटेशन आपका खराब हुआ। जो जापानीज डेलीगेट्स थे उन लोगों ने बोल दिया कि आगे से हम यहाँ पे ऐसे नहीं चला सकते हैं कंपनी। जो मैनेजिंग डायरेक्टर आए थे वहां के, उनका नाम था सीनो नाकाशाकी, ठीक है ना, वो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव मारुति सुजुकी के थे। उन्होंने इस वायलेंस के बाद मोटर क्रॉप इंटायर ग्लोबल कॉर्पोरेशन से एक गुहार लगाई कि इंडिया में अगर इस तरह से इंसिडेंट होंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। यानी आपका नाम खराब हुआ, आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर का नाम बदनाम हुआ, इतना सब कुछ बदनामी हुई। और मैं बोल रही हूँ कि एक दिन का नुकसान ऑलमोस्ट 70 लाख के आसपास था। सोचो कि 1 महीने में इनको कितना नुकसान हुआ। इतना तो जरूर हो गया होगा। देखो मैंने भी कहा ना कि ये रीओपन हुआ था 21 अगस्त के आसपास, यानी ठीक 1 महीने बाद 18 तारीख को ये प्रॉब्लम हुई थी, ये केस हुआ था और 21 अगस्त को ये रीओपन हुआ था। यानी 1 महीने से भी 2-3 दिन ज्यादा बंद रहा था। इसका कितना नुकसान, इतने नुकसान में तो आप 5 साल तक के लिए इंक्रीमेंट का और बोनस का सब चीज का प्रोविजन कर सकते थे, राइट और रॉन्ग, है ना। यस मैम। तो यही केस है, ये स्टोरी मैंने आपको बताया कि क्या हुआ था उस समय। और अब आपको बताना है कि कौन कौन सी चीजों को अगर ध्यान में रखे तो ऐसा इंसिडेंट नहीं हो सकता था, नहीं भी हो सकता है। केसेस का आंसर करते समय आप कभी कभी स्वॉट करते हो, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज करते हो। कभी कभी फैक्टर्स फाइंड आउट करते हो कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच कॉज दीज थिंग्स। ठीक है, ये मैंने आपको एक नेगेटिव केस बताया जो इंडस्ट्रियल रिलेशन में अपने आप में भयानक भी है और ब्लैक चैप्टर के रूप में देखा भी जाता है। ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव केसेस भी है जिसके साथ हम आएंगे, लेकिन अभी आप इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यस मैम।